नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजन न्यूज़। इन दिनों तेलंगाना की राजनीति कैसी है और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के अध्यक्ष रामचंद्र राव जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार विजन न्यूज़ में तिवारी आपका जी, स्वागत है। धन्यवाद। जी, तो सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि बीजेपी के साथ आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं और अब अध्यक्ष बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये तो मतलब महसूस में क्या है, मैं तो पार्टी में था, पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे दायित्व दिया गया है, ये दायित्व नहीं, एक मेरी एक क्या बोलते हैं उसे, एक नया एक काम दिया गया है कार्यकर्ता के तौर से। मैं अध्यक्ष ज़रूर बना हूँ, लेकिन कार्यकर्ता हूँ और मेरे सामने कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसको पहले मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। जैसे है कि एक नई कमेटी को गठन करना है, फिर स्थानीय चुनाव भी हैं यहाँ पर, लोकल बॉडी इलेक्शंस, उसके बाद जुबली हिल्स बाई इलेक्शन आते हैं, तो थोड़े चैलेंजेस भी हैं मेरे पास। तो मेरे साथ जो मेरे सामने जो आज चुनौतियाँ हैं, उस चुनौतियों को मुझे सबको सबसे मिलकर उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और पार्टी को आने वाले दिनों में किस प्रकार से सत्ता में लाएं, ऐसी योजना बनाने के लिए हम लोग सब सोच के मिल के आगे चलेंगे। ऐसे हमारी मतलब ये मेरा बड़ा दायित्व है और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं उनके लिए मेरे हमारे राष्ट्र नेताओं के और हमारे प्रदेश नेताओं का आभारी हूँ। तो इनमें बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि अभी आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में है, इसमें हमारा अच्छा प्रदर्शन हो, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पे ये इस लोकल बॉडी में आज चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले क्या था, जहाँ हम जिस जगह पर हमारी स्थिति अच्छी थी वहाँ हम कॉन्टेस्ट करते थे, वहाँ चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, हम हर पूरे प्रदेश में हर गांव में सरपंच हम लड़ेंगे और हर क्षेत्र में एमपीटीसी और जेडपीटीसी लड़ेंगे। और हम लोग अभी तक जेडपीटीसी जीते नहीं थे और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद हम जीतें, ये हमारी एक सामने हमारा बड़ा लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ मेरे सामने जो बड़ा लक्ष्य है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं के साथ मिलकर आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट जीतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए क्या बीजेपी उतनी मजबूत है आज की स्थिति में? बीजेपी ही मजबूत है, दूसरी कोई पार्टी मजबूत नहीं है, मैं ये बात कर सकता हूँ। क्योंकि जो टीआरएस जो 11 साल तक 10 साल तक राज कर रही थी यहाँ पर, उसको संसद के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला। दूसरी बात है, हमारी जो वोट की जो शेयर है वो बढ़ते गई है और हम जब संसद के चुनाव पे लोकसभा के चुनाव में हमें 35 दशमलव कुछ ज़्यादा हमें वोट मिले थे। और परसों हाल ही में यहाँ पर एमएलसी के इलेक्शंस हुए थे, उसमें 3 में से 2 बीजेपी जीत गई है। उससे पहले एक चुनाव हुआ था टीचर्स का, उसमें बीजेपी जीती है। तो एमएलसी जीत रहे हैं हमने कांग्रेस की सीट को हमने छीना है, जीता है उसको, और दूसरी सीट हमने टीआरएस से जीता है। तो हमारी जो परिस्थिति जो है, स्थिति जो आज तेलंगाना में है, मजबूत बन रही है। हमारे वोट की शेयर बढ़ रही है, हमारे लोग जीत रहे हैं। और हमारे इससे पहले एक एमएलए थे, आज 8 हैं, 4 सांसद थे, आज 8 हैं। तो जनता में आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ज़रूर तेलंगाना में हम आगे हैं, कांग्रेस और टीआरएस दोनों पीछे हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में मतभेद की खबरें भी आती है कि बड़े जो नेता है वो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब छोटे छोटे जो ये अनुशासन का सवाल है, ये अनुशासनहीनता के हम सोचते हैं। ऐसे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि अगर कुछ है उनके बीच में तो हम बैठ कर उसको करेंगे। आखिरकार हम सब मतलब जो हर राजनीतिक दल में छोटी छोटी समस्या होती है, मुझे पूरा विश्वास है ये कोई बड़ी समस्या नहीं है हमारे पास, हम इसको भी हल कर लेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी जी जो है पीएम मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं और उनके कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं रेवंत रेड्डी जी की? नहीं, मैं तो समझता हूँ यहाँ रेवंत रेड्डी या किसी का सवाल नहीं है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार 19 महीने में आज जनता से दूर चली गई है, जनता उनके खिलाफ है। आज एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि कांग्रेस के प्रति कि ये सरकार जरूर आने वाले दिनों में हारेगी और बीजेपी जीतेगी। एक तरफ तो बीआरएस के ऊपर जनता का विश्वास उठ गया है, उनके जो नेता हैं फार्म हाउस में सो रहे हैं,
उनका जो बेटा है वो ट्विटर में और पेपर में जहाँ दिखते हैं, उनकी जो बेटी है परिवार से लड़कर बाहर बयानबाजी कर रही है, उनका जो भांजा है उसको नहीं मालूम कहाँ जाना, जंगल में भटक रहे हैं वो राजनीति जंगल में। तो इस स्थिति में सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आज जनता के सामने है, एक विकल्प है, और कांग्रेस हारने वाली है और बीजेपी जनता, तेलंगाना जनता के लिए एक विकल्प है। बीआरएस एमएलसी कविता का कहना है कि बीजेपी में बीआरएस को विलीन करने की कोई योजना या षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अब देखिए कविता जी के बयान को मैं बयानबाजी में उतरना नहीं चाहता हूँ। वो एक परिवार में एक बेटी है, बस उतना ही है। उनके जो बयान को सीरियसली क्यों लेना है? अब हम जब जो हैं 40 साल से पार्टी में हैं, 40 साल से हम राजनीति में हैं। हाँ, अगर कोई बयान देता है तो ठीक है, ये सब झूठे बयान देकर, गुमराह करने के लिए बयान देकर, अपने उल्लू सीधा करने के लिए बयान देकर, उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। लंबे समय से केसीआर जी खामोशी अपना रहे हैं, इसके पीछे क्या राज लगता है आपको? अब वो राज क्या है उनके परिवार वाले को बताना पड़ेगा। केसीआर जी से हमारा व्यक्तिगत क्या है, उसमें वो बुजुर्ग हैं, अभी उन्होंने आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री थे, आज उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे हम वही कामना करते हैं। लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहे, अब उनके परिवार वाले बताएंगे। क्या केटीआर का क्या बोलते हैं राज तिलक नहीं हुआ है उससे नाराज़ में है क्या? उनकी बेटी जेल गई है क्या, उससे वो नाराज़ में है क्या? किस लिए, क्या उनके परिवार वाले बाहर बताइए। अच्छा, अभी इन दिनों मारवाड़ी गो बैक का चल रहा है तेलंगाना में नारा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत गलत है। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर व्यक्ति कहीं भी किसी जगह भी आ सकता है, व्यापार कर सकता है। इसके पीछे कांग्रेस और बीआरएस का हाथ है, क्योंकि मारवाड़ी समाज आज हमारे भारत, तेलंगाना ही नहीं, भारत के कई प्रांतों के उनकी आर्थिक प्रगति में उनका योगदान रहा है, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। और हालांकि हम भारत में ये पूरे जो हैं नक्सलाइट्स और आईएसआई से प्रेरित लोग इस तरह की बयानबाजी करें ताकि देश में और इस प्रदेश में थोड़ी सी खलबली मचे और अस्थिरता हो। ऐसा करने के लिए कांग्रेस भी ये चाहती है कि कुछ लोग जो बीजेपी के साथ दिखते हैं, उनका जो मानना है उनको दूर करें। ऐसे कारण हैं जिससे कारण नक्सलवाद और कांग्रेस और बीआरएस, ये तीन शक्तियां मिलकर ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के लोग बहुत मैच्योर्ड हैं, तेलंगाना के लोग बहुत देशभक्त हैं। वो इन छोटे छोटे क्या चीप जिमिक्स में उनके उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये जो दुष्प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है कि मारवाड़ियों को यहाँ से चला जाना चाहिए, यहाँ के व्यापार को वो खा रहे हैं, तो इसको लेकर आप समर्थन में कुछ करने की योजना में है बीजेपी? जरूर, हम है ना। बीजेपी जब तक है यहाँ पर किसी का कोई भी माँ का ये नहीं उधार सकता है। हम उनके साथ हैं, हम सारे तेलंगाना की जनता के साथ हैं। तेलंगाना की जनता में सब मिलते हैं, गुजराती हो, मराठी हो, महाराष्ट्री हो या कन्नड़िया हो, कोई भी हो, तमिल हो या आंध्रा से आए हुए लोग हों, ये सब तेलंगाना के वासी हैं। कोई, हम भारत एक है, भारत एक देश है जहाँ पर हम कई भाषाएं हैं, कई जातियां हैं, कई प्रांत हैं और सबको हम एक मानते हैं। हम इस तरह के जो बयानबाजी हो रही है, इस तरह की जो सोशल मीडिया में हो रही है, ये देश के विरोध में है, ये एंटी नेशनल है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये हमारा डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से। अच्छा, इन दिनों बीसी रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी यहाँ गर्माहट चल रही है, सभी डिमांड कर रहे हैं, तो बीजेपी का क्या व्यू है इस पर? हमारा यही मानना है कि हमने सपोर्ट किया है बिल को। अगर 42% बीसीओं को देते हैं आरक्षण तो दीजिए उनको, लेकिन उसमें आप 10% मुस्लिम को देते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। वो 10% मुस्लिम के आरक्षण को हम विरोध करते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, नहीं होना चाहिए भी, क्योंकि एक बार धर्म के नाम पर देश बंट चुका है और हम समाज को फिर से धर्म के आधार पर बांटना नहीं चाहते हैं। तो आरक्षण की एक अपनी नीति है। ये 42% अगर आप देना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन 42% में और 10% अगर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं तो उस 10% मुसलमानों का जो आप आरक्षण दे रहे हैं उसके प्रति हम विरोध प्रकट करते हैं। कालेश्वर मामले को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि केसीआर ऑलरेडी फार्म हाउस में है तो उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब वो देखिए,
जेल भेजना है, ये किसी ये दर्याप्त संस्थाओं और क्या बोलते हैं जो कोर्ट हैं और केसेस कैसे उनका काम है। अब वो जेल किसको भेजें या नहीं भेजें, ये सरकार के अपना काम है, और सरकार भेजती है तो ये लीगल मामला होता है, अपने एक न्याय का मुद्दा होता है। तो लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि जब तक केस बनकर प्रेमा फेसी केस नहीं होता है तब तक अरेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं है प्रेमा फेसी केस हैं तो मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जिन जिन के नाम आए उनको अरेस्ट कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप मानते हैं कालेश्वर मामले में घोटाला हुआ है कुछ? हुआ है, कालेश्वर मामले में घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ों का हुआ है, इसमें दूसरी राय नहीं है। मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, हम भी कह रहे हैं कि कालेश्वरम जो था वो एक टीआरएस पार्टी के लिए एक एटीएम था, जब चाहो उसमें से पैसा निकालो और चुनाव में खर्च करो। तो और एक आखिरी सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और मोदी जी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो रेटोरिक होगा, मतलब भावना, जो जज्बात और जो लोगों के आज दिलों में है उस बात को मोदी जी ने कहा है, और ये सही बात है कि पाकिस्तान ने हमें घाव पहुंचाया। उन्होंने पीछे से हम पर हमला किया, हमेशा हमारे मासूम लोगों की जानें ली हैं, हमारे सेना पर उन्होंने वार किया है। मासूम लोगों पर जान ही नहीं, हमारे कई स्थानों पर हमारे सेनाओं के ऊपर उन्होंने बम विस्फोट किए हैं, उनको मारा है, कई शहीद हुए हैं हमारे सेनानी। और जब इस हालत में होता है और उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि हम इसको बंद करें, आतंकवाद को बंद करें, और जब तक आतंकवाद पाकिस्तान के नसों में होगा तब तक भारत उनका विरोध करती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि पाकिस्तान को भारत की जनता से, दुनिया की जनता से आतंकवाद को पनापा देने के लिए वो माफ़ी मांगे, उसके बाद कुछ हो सकता है। नहीं, लेकिन मैच जो होने वाला है उसको लेकर आप क्या होना चाहिए मैच? नहीं, मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी तो जब दोनों देशों के बीच में जब तनाव है, दोनों देशों के बीच में जब एक हमारे यहाँ सिविलियंस को मार रहे हैं और हमारे आर्मी को मार रहे हैं, तो इस समय पर मैच तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल रहता है, अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के आज भी उन पर एंटी इंडिया भूत सवार है, तो जब तक वो भूत सवार है उनसे खेल नहीं खेलना चाहिए। जी, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामचंद्र राव जी, जो तेलंगाना के मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। तो देखते रहिए विजय न्यूज़।